यूजीसी का नया रूल, नॉट फॉर द पीएचडी, पीएचडी नहीं चेंज हुआ, यूजीसी ने जस्ट एक रिवाइज्ड नोटिस दिया जो कल मैंने शेयर किया था। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, कैसा लगा आपको? डाउट है, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपने लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे, उनके बेसिस पे आई थॉट कि ये डाउट्स क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ जस्ट शोइंग यू द नोटिस। नोटिस तो यूजीसी की वेबसाइट पे है, आप देख सकते हो। तो उसको दिखाने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस नेट और जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशन नहीं लेंगी उसको लेके जो मुझे समझ आया वो समझाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कंफ्यूज होके कुछ गलत डिसीजन ना ले लो और आपका टाइम ना वेस्ट हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नोटिस के प्रोज एंड कॉन्स, राइट? सो बिफोर प्रोसीडिंग यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button at the end of the video if you like the information, the explanation, the way of explanation, and any doubt regarding this rule or any other rule like for the PhD, for the research, for the job, you just comment in the comment section. I'll take your comment, your doubt, and explain in the next video. तो ये है यूजीसी की वेबसाइट, मेन वेबसाइट। लोग नोटिस दिखा के जस्ट कहीं भी कुछ भी शेयर कर देंगे। बेटर है आपको ये पता होना चाहिए कि वो नोटिस कहाँ से आ रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट टाइम एक बार ऐसा हुआ था, किसी ने एडिट करके वो नोटिस को शेयर किया था एंड दैट इज़ अ वेरी लाइक unethical way to just spread wrong information. So this is the website, आप खुद भी जा सकते हो यूजीसी की वेबसाइट पे एंड दिस इज द सेकेंड नोटिस, आप इसको देख सकते हैं। नोटिस रिगार्डिंग नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पीएचडी। अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये रहा नोटिस जो था। अब इसके अंदर जो अगर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो इस वीडियो को, सो आप लास्ट वीडियो में जाओ, आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट, जब नेट का एग्जाम निकालते हैं तो या तो आप जेआरएफ होते हो या नेट एलएस होते हो। तो अब क्या करेगा यूजीसी, जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो या तो आप जेआरएफ होगे या फिर नेट एलएस होगे या सिर्फ नेट होगे। उन्होंने 3 कैटेगरी डिफाइन कर दी। आपके नंबर, आपके स्कोरिंग के बेस पे, आपके परसेंटाइल के बेस पे आपकी कैटेगरी स्कोर कार्ड पे आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जून ऑनवर्ड से एप्लीकेबल है, अभी उसको लेके भी डिस्कस करते हैं। सो आपके नंबर के बेस पे ये 3 कैटेगरी होंगी। थर्ड कैटेगरी में सिर्फ इतना बेनिफिट है, जो लोग एलएस भी नहीं निकाल पाते, 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं एक मेरिट के बेसिस पे और वो एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। सिर्फ एडमिशन, वो नेट नहीं कहलाए जाएंगे वो स्टूडेंट। उनको नेट निकालना पड़ेगा अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया। कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि मैंने पीएचडी कर ली इस रूल के थ्रू तो मैं एलिजिबल हो गया। नो, दिस इज जस्ट फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी, राइट? सो अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो, मतलब नेट एलएस से 2-3 नंबर कम या जो भी इनकी मेरिट जारी है कैटेगरी वाइज, तो आप एडमिशन तो ले सकते हो, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इस चीज को ध्यान से सुन लो। एंड ये चीज जो पुराने लोग हैं जो नेट एलएस निकाल चुके हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। वो लोग पीएचडी में भी एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एलिजिबल हैं और रहेंगे फॉर द लाइफ टाइम। डोंट फॉरगेट दिस टर्म, फॉर द लाइफ टाइम यू आर एलिजिबल। ठीक है, वो चीज को भूल जाओ। अब अगर मैं बात करूं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एंड 3, देखो कैटेगरी 1 में कौन लोग आ रहे हो? जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपके पास फेलोशिप है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो और ये लाइक जेआरएफ तो आपके पास है। तो अब जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे थ्रू देयर एप्लीकेशन, तो आपके साथ क्या होगा और कैटेगरी 2 और 3 के साथ क्या होने वाला है? सो आपका जो इंटरव्यू होगा दैट इज ओनली द डिसाइडिंग फैक्टर। 100%
अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू है या 10 मार्क्स का इंटरव्यू है, सो आउट ऑफ 10 जितना भी आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रपोजल, रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस, जो भी इंटरव्यू पैनल पूछता है उसके बेसिस पे आपके फाइनल मार्क्स होंगे। बट अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर आते हो और आप सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे और इंटरव्यू दोगे, सो आपका जो स्कोर आया है यूजीसी नेट का, उसका 70% वेटेज होगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू में होगा। सो इंटरव्यू में बेनिफिट किसको मिलेगा? डेफिनेटली जिसने यूजीसी नेट में या फिर अपने जेआरएफ के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको 100% वहीं पे मिल गया। और यहाँ 70% मिलेगा टेस्ट स्कोर पे और सिर्फ 30% आपके इंटरव्यू पे। यानी 10 हैं तो 7 नंबर उधर से मिलेंगे और 3 नंबर का इंटरव्यू होगा। सो यहाँ पे फाइट होगी अच्छी वाली, राइट। अब जो सबसे ज़्यादा डाउट है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स लोगों ने किया प्रीवियस वीडियो में रिगार्डिंग द वैलिडिटी। देखो, अभी तक इससे पहले जिसने भी नेट क्वालिफाइड किया, चाहे वो जेआरएफ में है चाहे वो एलएस में है, उनकी वैलिडिटी जो रहती थी 2 साल वो रहेगी। आप एडमिशन ले सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमेशा है। बट अब जो होगा, जो मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैटेगरी 2 एंड 3, अब जो जून वाले में आप जो कैटेगरी 2 एंड 3 में जो आएंगे, वो पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द एडमिशन। आप 1 ईयर से कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा नेट स्कोर कार्ड 1 साल के बाद इनवैलिड हो जाएगा। यार प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पूछो क्यों? जब आप उस स्कोर कार्ड से नेट एलएस से पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो यार 3-4 साल लगेंगे आपको पीएचडी करने में। पीएचडी खत्म होने से पहले आपका नेट स्कोर कार्ड इनएक्टिव हो गया। इज इट पॉसिबल? नो। तो ये एडमिशन लेने का पीरियड 1 साल है। हाँ, ये डिक्रीज हो गया है टर्म। सो एंड दिस इज नॉट फॉर द जीआरएफ, दिस इज ओनली फॉर द कैटेगरी 2 एंड 3। सो अब आपका एम सिर्फ एक होना चाहिए कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूं कैसे भी। आई नो कि सारे लोग का एम यही रहता है, बट अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके ऊपर नहीं काम करेंगी। चलो, अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट सबके दिमाग में चल रहा है कि अगर हमारे पास डीबीटी जेआरएफ है या हमारे पास गेट है, तब क्या हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे? तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हो। सी दिस, जो पीएचडी के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्रेंस के तरीके होते हैं, जिसको बोला जाता है एग्जम्प्टेड कैटेगरी या फिर एग्जामिनेशन कैटेगरी। सो जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी है उसमें सिर्फ यूजीसी जेआरएफ नेट नहीं आता, बहुत सी चीज़ें आती हैं। डीएसटी है, गेट है, जेजी बिल्स का एग्ज़ाम है, टाटा का एग्ज़ाम है और सेट हो गया। ठीक है, कुछ लोग सेट को भी प्रेफर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं, वो हमेशा से रहेंगे। बट यूजीसी सारी यूनिवर्सिटीज़ को अब एक नोटिस देगा कि अगर आप जेआरएफ या नेट एलएस इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को अगर आप एंट्री करा रहे हो फॉर द पीएचडी एडमिशन, तब आप उनका एग्जामिनेशन नहीं लोगे। अगर आप एग्जामिनेशन करा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन में ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स एग्जम्प्टेड हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में होगा कि हमारे पास गेट है, सर हमको भी तो एग्जम्प्टेड होना चाहिए। तो ये डिसीजन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का होगा कि वो इस अपने एग्जामिनेशन से गेट या डीएसटी वालों को एग्जम्पशन देगा या नहीं। अगर गेट ने ऐसा कुछ नोटिस निकाला या डीबीटी ने ऐसा कोई नोटिस निकाला या डीएसटी ने निकाला, देन इट इज कंप्लीटली फाइन, ऑल्दो ये सारे एग्जम्प्टेड ही रहते हैं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कुछ लोग पूछ रहे हैं हमारे पास सेट है, तो देखो सेट स्टेट का होता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अपने रूल होते हैं, स्टेट के अपने रूल्स होते हैं। तो वो जो सेट को प्रेफर कर रहा है वो इसको भी प्रेफर करेगा। अब आता है यूजीसी की लिस्ट। देखिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, दिस इज फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड एचईआईज, दिस इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अब मैं आपको दिखाता हूं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। यूजीसी मतलब
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी अप्रूव्ड है वहाँ सब जगह ये रूल अब आ जाएगा। एंड HEIs जो होते हैं कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इसके अंदर आपको DY पाटिल यूनिवर्सिटी, नारसी मुंजी मुंबई, उत्कल यूनिवर्सिटी, ये कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ डीम्ड है। देखो SRM तमिलनाडु की है, फिर तमिलनाडु की एक और डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। दिल्ली के अंदर फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी बहुत सी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वो भी HEIs के अंदर आएंगी एंड उसके अंदर भी ये रूल फॉलो होगा। सो दीज आर द डाउट्स। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए हमेशा से एग्जम्पशन है, बट हाँ एग्जामिनेशन का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जून ऑनवर्ड्स क्वालिफाइड स्टूडेंट के, जो कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। इसके अलावा कुछ भी अगर डाउट दिमाग में आ रहा है, बिकॉज आई हैव रेड ऑल द कमेंट्स, करीब 100-200 कमेंट्स हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर भी कर दिए, बट स्टिल आई थॉट कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है, कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कशन के लिए। एंड दिस इज़ फॉर दिस नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। ये देखिए HEIs की लिस्ट अगर आपको यहाँ देखनी है तो आप देख सकते हैं। HEIs की लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, कुछ कॉलेज आते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी आते हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस भी आते हैं। तो अब इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का अगर मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के अंदर आपके कुछ IITs और दूसरे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। अगर इस पे आपको डाउट है तो मुझे ज़रूर बताओ। अदरवाइज़ ये देखिए उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम, BHU, ये नेशनल इम्पॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हो। अब देखिए बात हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIM भी इसके अंदर आ रहा है। सो दिस इज़ बेस्ट। IISCR यानी IISCRs भी इसके अंदर आएंगे। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। जो लोग को डाउट था, NIT, जितने भी NIT हैं, these are also comes under the higher education institute and it comes under the institute of national importance। जैसा लेटर में लिखा है उसके अकॉर्डिंग NITs और ये सारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे। देखिए सारे IITs भी आ रहे हैं। सो अब ये देखना है कि ये जो नोटिस है इन्होंने यहाँ पे तो कॉमन लिख दिया है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी /HEIs। अब HEIs के अंदर ये सब कुछ आता है, करेक्ट। तो HEIs के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आ रहे हैं, तो ये अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हो सकता है कि एम्स भी आ रहा है, तो अब ये लोग भी इस चीज़ को एप्लीकेबल कर दें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर अस, राइट। सो अब मुझे बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये लिंक, ये डिटेल्स अगर आपको ठीक लगे हों, कुछ और डाउट हो तो नीचे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।